हेलो बच्चों, आज आप लोगों के क्लास का पहला दिन क्लास 10th का ये आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आज इस चैप्टर के बारे में पहले हम जानेंगे और जान करके इससे संबंधित एक क्वेश्चन को हल करेंगे और फिर आगे आपके लिए मैं रोज़ एक दो क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आऊँगा और आप आसानी से इसको समझ करके हल कर सकते हैं तथा जो भी आपको कठिनाई हो उस कठिनाई को सॉल्व करने के लिए मुझसे आप इस YouTube वीडियो के माध्यम से चैटिंग करके या मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका पुनः वीडियो बनाऊंगा और बना करके आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से ही पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर को यहाँ पर परिभाषित किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह जिसे संख्या रेखा पर अद्वितीय बिंदुओं द्वारा, अद्वितीय यानी किसी दूसरे बिंदु द्वारा नहीं, जिसको एक बार दर्शा दिया गया फिर उसको किसी दूसरे बिंदु से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है, यानी अद्वितीय बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बोलिए, आपको समझ में आया वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रत्येक परिमेय या अपरिमेय संख्या का एक संग्रह जिसे संख्या रेखा पर अद्वितीय बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, ध्यान से समझिए, ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी एक बिंदु द्वारा अगर संख्या रेखा पर हम किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, तो उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ वास्तविक संख्याओं का उदाहरण दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, -1 -√2 -1/2 0 1 √2 1/2 आदि ऐसी सभी संख्या। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका नेगेटिव नंबर है जिसको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ये आपका अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। ये आपका परिमेय नकारात्मक है और ये शून्य है जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर 1 है, ये धनात्मक संख्या है। करणी में 2 यानी √2, ये आपका अपरिमेय संख्या है, 1/2, ये परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की से जितने भी परिमेय या अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होते हैं जिनको हम अद्वितीय रूप से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या के बाद हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? जैसे आप लोग भाग देना जानते होंगे, कक्षा 3री-4थी से आप लोगों को भाग देना सिखाया जाता है। तो भाग देने में हम क्या करते हैं? भाग देने में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक संख्या छोटी होती है, एक संख्या बड़ी होती है। भाग दिया जाता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या को, और भाग देने के बाद उसमें कुछ भागफल आता है और लास्ट में कुछ शेषफल आपको बच जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही करते हुए यूक्लिड ने एक प्रमेय प्रस्तुत किया जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यानी विभाजन की विधि द्वारा ही प्रमेयिका को प्रस्तुत किया गया, प्रमेयिका को प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि भाजक भाज्य भागफल शेष, यानी होता क्या है आपका डिवाइडर डिवाइडेंड, उसके बाद आपका आता है क्वाटेंट और रिमाइंडर। ये 4 चीज़ें इसमें होती हैं। तो इस पर हम समझेंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि जैसा कि नाम से विदित है, यानी नाम से ही आप परिचित हो जा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का। ये नाम से ही आपको दे रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जो विभाजन एल्गोरिथम है ये पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी न किसी रूप से संबंधित है। एल्गोरिथम के अनुसार, यानी जो ये एल्गोरिथम दिया गया है, ये प्रमेयिका दिया गया है, इस प्रमेयिका के अनुसार क्या कहा गया कि एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, उसको किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक जिसको हम मान लेते हैं कि b है, इससे अगर विभाजित किया जाए तो इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि शेषफल r यानी रिमाइंडर आपको r प्राप्त होता है, तो b से यह छोटा होगा, b से छोटा होगा, क्योंकि b क्या है, इसमें भाजक है, a क्या है, भाज्य है, r क्या है, रिमाइंडर यानी कि आपका शेषफल है। तो शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये प्राप्त होता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जो प्रमेय दिया गया वो कहा गया कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यानी a जो आपका भाज्य होता है वह b यानी कि जो भाजक होता है और मल्टीप्लाई बाई q यानी क्वाड्रेंट और प्लस r यानी रिमाइंडर। इसको जब करेंगे तो ये आपका जो भाजक होगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसमें आगे ये कहा गया है कि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन r एंड r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी b जो आपका भाजक है वह r यानी रिमाइंडर शेषफल से हमेशा बड़ा होना चाहिए और जो शेषफल है वह या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। यही आपका पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब नोट में आप देख लीजिए कि नोट में क्या कहा गया है, भाग विधि द्वारा मसा ज्ञात करने की प्रक्रिया ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। भाग विधि द्वारा चौथी पांचवी में आपको बताया गया होगा कि भाग विधि द्वारा हम कैसे मौसप ज्ञात करते हैं, कैसे हम HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF फाइंड करने के जो तरीके हैं डिवीज़न मेथड से, उसी को हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 2 को हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले से हल करके, क्योंकि वीडियो बनाना आसान हो जाएगा, अब मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो है इस पर समझाऊंगा। लेकिन अगले वीडियो में अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हम लोगों को तुरंत करके दिखाइए, तो मैं तुरंत करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन लिख दूंगा, लिख करके उसके बाद उसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझने लायक है। यदि आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। ऐसे कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आदमी समझना चाहे तो उससे समझ में न आए, और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। बस इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यह आपका प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरे को लेकर के चल रहे हैं, पहले को नहीं किए। दूसरे को क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, पहला वाला थोड़ा आसान था। आप कर सकते हैं पीछे जो समझाया गया उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप बताइएगा, मैं उसको भी करके आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कह रहा है कि आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, विषम पूर्णांक यानी आप जैसे यहाँ पर 6 दिया है, क्यों मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्णांक है 1 2 3 4 5, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 एक सम संख्या है। तो किसी भी सम संख्या से विषम या सम संख्या में गुणा करने पर सम संख्या ही हमको प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर +1 कर दिया, यानी 1 यहाँ पर विषम संख्या है, तो विषम संख्या को सम संख्या में जोड़ने पर हमको विषम संख्या प्राप्त होती है। फिर वहाँ पर 3 है, 3 ये भी विषम संख्या है, तो किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़, क्योंकि यहाँ पर 6 से गुणा है तो ये सम हो जाएगा।
तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमको विषम संख्या प्राप्त होगी। सेम वही यहाँ पर भी हम कंडीशन देख सकते हैं, 5 विषम है तो विषम संख्या को सम संख्या में जोड़ने पर क्या हमको प्राप्त होगा, विषम संख्या। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है कि Q कोई पूर्णांक है, ठीक है, और इस Q पूर्णांक के लिए आपको यह दिखाना है कि 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर हम पहले मान लेंगे, जो चीज़ हमको करना होगा उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले हम मानेंगे। तो हमने मान लिया कि माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी इसको हमने A मान लिया, ठीक है। तो A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर हमने 6 मान लिया, जैसा कि पीछे आपको दिखाया गया था विभाजन एल्गोरिथम में A = BQ + R, जहाँ पर B is greater than R and R is greater or equal to 0, ये आपको दिखाया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करेंगे कि माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर 6 है, 6 है, तब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, एल्गोरिथम है, उससे किसी पूर्णांक Q, यहाँ पर Q दिया गया था, Q इज ग्रेट, यहाँ पर R दिया गया था कि R इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो Q भी यहाँ पर जो क्वाड्रेंट हो, क्वाड्रेंट भी 0 हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि R ही 0 होगा। Q बड़ा भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक है तो बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए A बराबर 6Q + R इसके रूप का ये होगा, जहाँ पर R 0 से लेकर के और 5 तक होगा। 5 तक क्यों होगा, क्योंकि R जो है हमेशा B से छोटा होता है। तो B से छोटा होता है तो B यहाँ पर 6, आप देख सकते हैं कि B बराबर 6, तो 6 है तो 6 से हमेशा R छोटा होगा। तो 6 से छोटा 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक आप पूर्णांक ले सकते हैं, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक नहीं लेना है। तो इसलिए 0 से 5 तक यहाँ पर हमारी ये संख्या हो गई R बराबर। अब क्योंकि यहाँ पर 0 छोटा या बराबर R से और R छोटा है 6 से, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे क्या, A बराबर 6Q। R को 0 कर लेंगे, तो 0 कर लेंगे तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। या हम यहाँ से ले सकते हैं A बराबर 6Q + 1 या A बराबर 6Q + 2, यानी ऐसे करके हम 5 तक ले लेंगे, यानी R का जो वैल्यू है उसको 0 से लेकर के 5 तक हमने रख दिया। ये आपका एक रूप हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि यदि A बराबर 6Q लेते हैं या A बराबर 6Q + 2 लेते हैं या A बराबर 6Q + 4 लेते हैं, तो इसमें हमको क्या मिलेगा कि 6Q यानी 6 एक सम संख्या है। तो सम संख्या जब है तो सम संख्या का किसी भी विषम या सम संख्या में गुणा करेंगे तो हमको सम संख्या प्राप्त होगा, यानी A बराबर सम हो जाएगा, यानी ये विषम संख्या तो नहीं होगी। ठीक उसी तरह से यदि हम A बराबर 6Q + 2 लेते हैं तो 2 यहाँ पर क्या है, एक सम संख्या है, और किसी भी सम या विषम संख्या में जब सम संख्या जोड़ेंगे, नहीं सॉरी, किसी भी सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ेंगे तो हमको सम संख्या प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर A बराबर 6Q + 4, यानी यहाँ 4 जो है फिर से यहाँ पर सम संख्या आ गया, तो सम संख्या को किसी भी सम संख्या में जोड़ने पर वो सम संख्या होगा, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। तब एक धनात्मक सम पूर्णांक हमको प्राप्त होगा, क्या, A बराबर 6Q या A बराबर 6Q + 2 या A बराबर 6Q + 4। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, एक सम संख्या प्राप्त हुआ, इसलिए इन सम संख्याओं को नहीं लेंगे। लेकिन यदि हम A = 6Q + 1 या A = 6Q + 3 या A = 6Q + 5 लेते हैं, तब यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्यों, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि 6Q कोई भी संख्या हो सकती है धनात्मक में, विषम या सम। तो जब सम संख्या से किसी भी सम या विषम संख्या का गुणा होता है तो हमको सम संख्या प्राप्त होता है, और जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होता है। इसलिए A = 6Q + 1 यह एक विषम संख्या है। आगे A = 6Q + 3, यहाँ पर क्या है, ये तो सम संख्या हो गया आपका, लेकिन 3 विषम संख्या है, तो किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या विषम होगी, इसलिए यह भी एक रूप हो गया। फिर आगे A = 6Q + 5
यानी जब इसको लेते हैं तो ये तो आपका सम संख्या हो गया, 5 हो गया आपका विषम संख्या। तो किसी विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, एक विषम संख्या प्राप्त होती है। और इस तरह से a = 6q + 1, a = 6q + 3 या a = 6q + 5 के रूप का कोई भी विषम पूर्णांक होगा जहां पर q कोई एक पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं फिर से इसे एक बार आपको समझाऊंगा और समझा करके एक बार और बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना। धन्यवाद बच्चों।